जग्गू एक सीधा साधा नौजवान था। वो टांगा चलाता था। जग्गू, मुझे फतेहगढ़ जाना है, कितनी देर में चलेगा? बैठ जाओ मौसी, 3-4 सवारी और हो जाए फिर चलते हैं। टांगा चलता जाता और गांव के लोगों के बीच सफर के दौरान बातें होती। डाके राम की लड़की बाबू राम के लड़के के साथ भाग गई। डाके राम रुद्रपुर ढूंढने गए हैं दोनों को। अब लड़के लड़कियों को मोबाइल दिलाओगे तो यही होगा ना, मोबाइल ने बिगाड़ा है औलादों को। एक बात बताओ मौसी, जब मोबाइल नहीं था तो क्या इस तरह के हादसे नहीं होते थे? जिन्हें बिगड़ना ही है उन्हें कौन रोक लेगा? और फिर एक साथ भागने में बिगड़ना क्या? प्यार करते थे एक दूसरे से, साथ रहना चाहते थे, इसीलिए भाग गए। अगर कस्बे में साथ में रहने की आजादी मिल जाती तो भागना ही नहीं पड़ता। अरे जग्गू, तुम क्यों इतने शांत बैठे हो? तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ी या नहीं? अभी तो आगे नहीं बढ़ी चाचा। सोनपुर से जो रिश्ता आया था उनका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। मीरगंज गांव की लड़की है, 5 भाइयों की अकेली बहन है। इतवार को तुम मेरे साथ लड़की के घर चलना। रविवार वाले दिन जग्गू जुम्मन चाचा के साथ लड़की के घर गया। लड़की खूबसूरत थी। जग्गू ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में जग्गू के घर दुल्हन आ गई। लड़की का नाम अन्नपूर्णा था। अन्नपूर्णा बोलने में एकदम तेज और खाने में भी सबसे आगे रहती थी। आज शाम को जब घर आना तो मेरे लिए 2 किलो इमरती लेते आना। अरे बेटा, बीच में तांगा रोककर कहाँ जा रहे हो? बस 5 मिनट रुकिए मौसी, घर वालों ने मिठाइयाँ मंगाई है। बंसी भैया, 2 किलो इमरती पैक करा दो। लगता है आज खाने की जगह इमरती ही खाओगे। मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बीवी खाएगी। जग्गू इमरतियाँ लेकर घर पहुँचा। ये लो अन्नपूर्णा, तुम्हारी इमरती। मुझे बेहद जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। खाना नहीं बनाया है मैंने, गोभी रखी है, काट के छौंक दो और आटा मढ़कर रोटियां सेक लो। जग्गू ने सोचा खाना बनाने से पहले वो कुछ इमरतियां खा ले, लेकिन जैसे ही जग्गू ने इमरती को हाथ लगाया, अन्नपूर्णा ने उसे रोक दिया। तुम मेरी इमरतियां क्यों खा रहे हो? तुम अपने लिए इमरती लेकर नहीं आए? अरे हाँ, मैं अपने लिए तो लाना भूल ही गया, माफ करना। मैं खाना बना कर ही खा लेता हूँ। अगले दिन जब सुबह को जग्गू तांगा लेकर घर से निकलने ही वाला था तो अन्नपूर्णा बोली, आज शाम को जब घर लौटो तो 2 किलो इमरती, 1 किलो रबड़ी और आधा किलो बर्फी लेकर आना। उस दिन भी शाम को जग्गू अन्नपूर्णा का बताया सारा सामान लेकर पहुंच गया। जग्गू खुद खाना बनाता और अन्नपूर्णा रोज महंगी महंगी मिठाइयाँ खाती। जग्गू अपनी बीवी की खूबसूरती के मोह पाश में बंधा हुआ था, इसीलिए वो अपनी बीवी की हर मांग को स्वीकार कर लेता और घर का काम न करने पर भी नाराज नहीं होता। लेकिन अन्नपूर्णा की मांगे बढ़ती ही जा रही थीं। जग्गू की इनकम सीमित थी, इसलिए एक दिन जग्गू मुश्किल में पड़ गया। कल मैं माँ अन्नपूर्णा की पूजा करूंगी और उसके लिए 11 तरह की मिठाइयों का भोग लगाऊंगी। आपको ये 11 तरह की मिठाइयाँ लानी है। अन्नपूर्णा ने जग्गू को मिठाइयों की लिस्ट पकड़ा दी। सभी मिठाइयों की मात्रा 1-1 किलो थी। जग्गू ने उस दिन 3 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, लेकिन फिर भी वो 11 किलो मिठाई के पैसे नहीं जुटा पाया। जग्गू अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। शंकर, मुझे 500 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं जग्गू, आराम से लौटा देना। जग्गू ने उधार लेकर पैसे जुटाए, लेकिन 1 किलो मिठाई फिर भी कम पड़ गई। मेरे पास 10 तरह की मिठाई है। अगर तुम्हें 11वीं मिठाई भी चाहिए तो तुम्हें शहर जाना होगा। अगर मैं शहर जाऊंगा तो किराया खर्च होगा, रात होने वाली है। मेरे पास पैसे भी बेहद कम बचे हैं। क्या पता शहर में मिठाई कितनी महंगी होगी। जग्गू 10 किलो मिठाई लेकर ही घर पहुंचा। आज तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से पूजा करने के लिए बैठी हूँ। मिठाई का इंतजाम करने में जरा देर हो गई। ये रही तुम्हारी मिठाइयाँ। अन्नपूर्णा ने मिठाई खोलकर देखी। ये क्या, 11वीं मिठाई कहाँ है? वो दरअसल 11वीं मिठाई कस्बे में मिली नहीं, उसके लिए शहर जाना पड़ता। तो शहर चले जाते। शहर जाता तो किराया बड़ा खर्च होता, मिठाई के लिए पैसे ही नहीं बचते। हमारे घर के पूर्वजों के समय से ये पूजा होती आ रही है। हर बार 11 तरह की मिठाइयाँ होती हैं। तुमने मेरी पूजा तुड़वा दी। तुम मेरी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। मैं मायके जा रही हूँ। नहीं अन्नपूर्णा, मायके मत जाओ, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूँगा। मैं टांगा चलाना छोड़कर कोई और काम शुरू करूँगा। तुम मिठाई बनाने का काम शुरू करो।
और अभी फिलहाल जो पैसे तुम्हारे पास बचे हैं उनसे 1 किलो इमरती और ले आओ। 11 तरह की मिठाई न सही 11 किलो ही सही। अन्नपूर्णा ने 11 किलो मिठाई का भोग लगाया और अगले दिन सारी मिठाई अकेली ही खाई। ये मिठाई आदमी नहीं खा सकते, देवी माँ का प्रसाद केवल औरतों के लिए ही होता है और इस घर में मैं अकेली औरत हूँ। जग्गू ललचाता रह गया और अन्नपूर्णा सारी मिठाई खा गई। जग्गू ने अपना तांगा बेचकर मिठाई की दुकान शुरू की। रात में दुकान बंद करने के बाद जग्गू अन्नपूर्णा के लिए कोई न कोई मिठाई लेकर पहुंचता। ज्यादातर अन्नपूर्णा इमरतियां ही मंगाती थी। आप बहुत कम इमरतियां लेकर आते हो, मैं अब हर शाम दुकान पर ही आ जाया करूंगी। अन्नपूर्णा ने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जग्गू जितनी मिठाई बनाता आधी तो अन्नपूर्णा ही खा जाती। जग्गू को धंधे में घाटा होता जा रहा था। फिर भी बीवी कहीं मायके ना चली जाए, इस डर से जग्गू ने अपनी जान पहचान के लगभग सभी लोगों से कर्ज लेकर मिठाई बनाने का काम जारी रखा। लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिरकार एक दिन सारे कर्जदार जग्गू के घर पहुंच गए। जग्गू, तुम भले आदमी हो, ये सोचकर हमने तुम्हें पैसे दे दिए, लेकिन तुम तो कर्ज लेकर भूल ही गए। अब या तो हमारा कर्ज लौटा दो या ये मकान खाली करो। तुम्हारा घर बेचकर हम हमारा पैसा वसूल करेंगे। जग्गू के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसका घर बिक गया और सारे कर्जदार अपने अपने पैसे लेकर लौट गए। क्या तुम कुछ दिन किसी झोपड़ी में रह लोगी? मैं शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और वहाँ से पैसे इकट्ठा कर लाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मैं झोपड़पट्टी में नहीं रहने वाली, और फिर मैं खाऊंगी क्या? अब तो तुम्हारे पास पैसों के नाम पर एक ढेला भी नहीं है। मैं तो मायके जा रही हूँ। अन्नपूर्णा जब मायके जा रही थी तो बंसी हलवाई की नजर उस पर पड़ी। अरे जग्गू की पत्नी, कहाँ जा रही हो? और जग्गू कहाँ है? अब मेरा जग्गू से कोई संबंध नहीं, वो तो कंगाल हो चुका। ये लो 100 रुपए और मुझे इमरती खिलाओ। बंसी हलवाई अन्नपूर्णा की खूबसूरती पर मोहित हो गया। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा और मेरे पास मिठाई की कोई कमी नहीं है। अब तो मेरे दुकान में 15 तरह की मिठाई है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर लो, जितनी इमरती चाहोगी खाने को मिलेगी। अन्नपूर्णा को तो बस ऐशो आराम और खाने पीने से ही मतलब था। उसने बंसी हलवाई से शादी कर ली। जग्गू ने सोचा कि वो शहर जाकर पैसे कमाएगा और फिर अन्नपूर्णा को अपने पास वापस बुला लेगा। लेकिन जब जग्गू को पता चला कि अन्नपूर्णा ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी प्रेरणा ही टूट गई। जग्गू को अपने खर्चे के लिए तो पैसे कमाने ही थे, इसलिए उसने अपने पुराने तांगे चलाने वाले धंधे पर वापस लौटने की सोची। जग्गू के पास घोड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो जंगल में किसी जंगली घोड़े की तलाश में गया। काफी खोजने पर भी उसे कोई घोड़ा नहीं मिला। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। घोड़ा ना सही, कोई गधा या खच्चर ही मिल जाए, वरना तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जग्गू की नजर अपने सामने के दरख्त पर पड़ी। उस दरख्त के तने में कोई इंसान जैसी आकृति दिख रही थी। जग्गू ने एक मजबूत लकड़ी से दरख्त के तने को खुरेदना शुरू किया। जग्गू दरख्त के तने से उस इंसान जैसी आकृति को बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन दरख्त के तने में से एक पूरा आदमी ही बाहर निकल पड़ा। शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे कैद से रिहा कर दिया। आप कौन हैं और इस दरख्त में कैसे कैद हो गए? मेरा नाम रामदास है। मेरी एक बेटी थी, लेकिन उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। हकीम ने बताया कि केवल किसी 1000 साल पुराने नाग के जहर से ही मेरी बेटी ठीक हो सकती है। मैं नाग की खोज में जंगल आ गया। मुझे जंगल में एक इमरती एक्सप्रेस मिली। वो जंगल में कुछ आगे ही है। मैं अभी तुम्हें उसे दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी पूरी कहानी सुन लो। इमरती एक्सप्रेस को मैंने वही छोड़ दिया क्योंकि मेरा लक्ष्य अपनी बेटी को बचाना था। जिस हकीम से मेरे बेटी का इलाज चल रहा था वो मर गया, लेकिन उसने नाग के जहर से बेटी का इलाज कैसे होगा ये तरीका मुझे बता दिया था। मैं अपनी बेटी को जंगल में साथ लेकर घूमने लगा। आखिरकार मुझे 1000 साल पुराना नाग मिल गया। मैंने उस नाग को मारकर उसका जहर निकाल लिया और जहर को अपनी बेटी के नाक, कान, आँखों और मुंह में डाल दिया। मेरी बेटी ठीक हो गई, लेकिन उस नाग के साथ ही एक नागिन मेरे पीछे पड़ गई। जब नागिन मेरा पीछा करने लगी तो मैंने अपनी बेटी को एक गुफा में छुपा दिया
और मैं भागने लगा, लेकिन नागिन ने मुझे पकड़ ही लिया और उसने मुझे श्राप देकर इस दरख्त में कैद कर दिया। मैं 15 सालों से यहाँ कैद हूँ। मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी होगी, बस उसे देखने के लिए ही मैं जिंदा हूँ। रामदास जग्गू को उस गुफा के पास ले गया जिसमें उसने अपनी बेटी छिपाई थी। पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। अब तक तुम बेहद खूबसूरत और बड़ी हो गई हो। बेटा जग्गू, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? इस जिम्मेदारी से आजाद होकर मैं चैन से मर सकूंगा। जग्गू ने शादी के लिए हाँ कह दी। ससुर जी, मरने से पहले आप मुझे इमरती एक्सप्रेस तक पहुंचा दीजिए। हाँ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। रामदास जग्गू को अंधेरे जंगल में ले गया जहाँ एक लंबी ट्रेन खड़ी थी। उस इंजन पर लिखा था इमरती एक्सप्रेस। इंजन के पीछे बड़ी बड़ी इमरतियाँ थी। ये इमरती एक्सप्रेस है और इसके बराबर में ही इमरती का तालाब है। तुम इन इमरतियों को बेच सकते हो। जब इमरती एक्सप्रेस की इमरतियाँ कम हो जाए तब तुम तालाब से और इमरतियाँ निकाल कर ट्रेन में जोड़ लेना। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी मर गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। जब तक मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर लेता तब तक हम उस गुफा में ही रहेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। अगले दिन जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर गांव पहुँचा। बड़ी बड़ी इमरतियों की इतनी लंबी कतार को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। कस्बे वालों, ये इमरती एक्सप्रेस है। केवल 10 रुपए दीजिए और जी भरकर इमरती खाइए। इमरती खाने वालों की भीड़ लग गई। 10 रुपए में स्वादिष्ट इमरतियाँ, वो भी पेट भर के खाने को मिल रही थी। जग्गू एक दिन में हजारों रुपए कमाने लगा। वो रोजाना इमरतियों के तालाब से इंजन में इमरतियाँ जोड़ता और ट्रेन को गांव में ले आता। उधर बंसी हलवाई का धंधा ठप हुआ जा रहा था क्योंकि गांव वालों को जग्गू से बहुत सस्ते में मिठाइयाँ मिल रही थीं। तुम आजकल इतनी कम मिठाइयाँ क्यों बना रहे हो? मिठाई बिक ही नहीं रही तो मैं ज्यादा बनाकर क्या करूं? वो जग्गू कैसे इमरती एक्सप्रेस लेकर आया है। सारे कस्बे वाले उसकी इमरती खाकर ही खुश है। अन्नपूर्णा ने इमरती एक्सप्रेस का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए और वो एक दिन जग्गू के पास पहुंची। जग्गू, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बंसी कम मिठाई बना रहा है, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल गई है। और बंसी से कह देना कि जल्द ही उसे अपनी दुकान इस कस्बे से हटा देनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी इमरती बेचकर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं अपनी इमरती एक्सप्रेस चलाने के साथ साथ एक बड़ी मिठाई की दुकान भी खोलूंगा जिसमें 21 तरह की मिठाइयाँ मिला करेंगी। लेकिन तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। अन्नपूर्णा भनभनाती हुई बंसी के पास पहुंची। तुम कहाँ गई थी अन्नपूर्णा? मुझे तो लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। तुम्हें जग्गू का इमरती एक्सप्रेस का धंधा बंद करना होगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे और मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। एक रात जब जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर जंगल लौट रहा था तो बंसी उसके पीछे पीछे गया। उसने जग्गू को इमरतियों के तालाब से ट्रेन में इमरती जोड़ते देखा। अच्छा, तो जग्गू बड़ी बड़ी इमरतियाँ इस तालाब से निकालता है। अगर मैं इस तालाब में कुछ मिला दूँ तो बंसी भांग लेकर आया और उसने इमरतियों के तालाब में भांग मिलाई। भांग वाली इमरतियाँ गांव पहुंच गई। जो भी इमरती खाता उसे नशा चढ़ जाता, लेकिन इससे लोगों को इमरती खाने में और भी मजा आने लगा। दूर दूर से लोग भांग वाली इमरतियाँ खाने के लिए आने लगे। जग्गू को भी हैरत हो रही थी कि आखिर इमरतियों में ऐसा क्या मिल गया कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जग्गू को इमरती का दाम बहुत बढ़ाना पड़ा, तब इमरती एक्सप्रेस के पास भीड़ कुछ कम हुई। मेरा दाव तो उल्टा पड़ गया। जग्गू तो भांग वाले इमरतियों से और अमीर होए जा रहा है। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। अगले दिन अन्नपूर्णा ने काला जादू करने वाली एक औरत को बुलाया। तुम काला जादू करके आत्माओं, भूत, प्रेत, पिशाचों को बुलाओ और उन्हें हुक्म दो कि वो तालाब से सारी इमरतियाँ खा लें। अन्नपूर्णा, बंसी और काला जादू करने वाली औरत रात में इमरतियों के तालाब पर पहुँचे। उन्होंने काला जादू करके आत्माओं को बुला लिया। इस तालाब की सारी इमरतियों को खाकर खत्म कर दो। हमें इमरतियाँ पसंद नहीं, हमें तो इंसानों का मांस पसंद है, हम तुम्हें ही खाएंगे।
सारे भूत उन तीनों के पीछे पड़ गए। अन्नपूर्णा, बंसी और जादूगरनी भागने लगे। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें, ये आत्माएं हमें खा जाएंगी, कोई बचाओ हमें। इस तरह अन्नपूर्णा खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई। सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है, इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर लें। पर अब्बू, मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ, क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू, हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू, हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या? पिज्जा? वो कैसे? अब्बू, शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है। अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा, हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू, आप फिक्र मत करो। अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सुरेश, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ, दुरुस्त कहा। मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं और देख बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है। आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं।
क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं। आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई, तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल, ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा रोड पर अखबार बेच रहा होता है। उसका नाम रमन होता है। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। वो जहाँ पर अखबार बेच रहा होता है वहाँ बहुत भीड़ होती है, पर रमन पर कोई भी गौर नहीं कर रहा होता। तभी विक्रम नाम का एक आदमी आता है और रमन से कहता है, अरे बेटा, अखबार दे दो। आज की ताज़ा खबर क्या है? इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। हमारे देश का नाम मशहूर हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम किस दर्जे में तालीम लेते हो? मैं स्कूल नहीं जाता, अखबार ही बेचता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं गया। विक्रम को ये बात बेहद बुरी लगती है। अरे मगर तुम्हारी उम्र तो तालीम लेने की है। कैसे माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हारे इतनी छोटी उम्र में तुमसे काम करवाते हैं? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। अब्बा की तो मेरे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी और मेरी अम्मी भी घर घर बर्तन धोने का काम करती है, जिससे घर चलाने में बहुत मुश्किल होती है। तुम्हारी अम्मा को पता है कि तुम इस तरह रोड पर अखबार बेचते हो? नहीं, उन्हें नहीं पता है। वो नहीं चाहती कि मैं काम करूं, पर मैं उनका इमायत बनना चाहता हूँ। वो बोल ही रहा होता है कि पुलिस आ जाती है और सभी रोड के बगल की दुकानों को तोड़ना शुरू कर देती है। इसी में रमन की दुकान भी टूट जाती है। अरे चलो चलो चलो, यहाँ से खाली करो, रास्ता साफ करो, चलो। विक्रम को ये सब देखकर बेहद बुरा लगता है। वो रमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर पुलिस वाले बाकी सारे दुकानदारों के साथ साथ रमन को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और थाने ले जाते हैं। हे भगवान, उस छोटे से बच्चे को उठाकर ले गई पुलिस। वो अपनी माँ को बिना बताए अखबार बेचता था। अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम भी थाने पहुंच जाता है और पुलिस वाले से बात करता है। जनाब, आपने इन सब लोगों को क्यों पकड़ रखा है? ये तो बेचारे अपना कारोबार इत्मीनान से कर रहे थे। अरे ये लोग गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाकर रोड पर बैठ जाते हैं। इनकी वजह से जाम लग जाता है। अरे हम भी इनकी पेट पर लात नहीं मारना चाहते, पर मजबूरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। विक्रम पुलिस की बातें सुनता है और रमन की ओर देखता है
और फिर वो पुलिस से कहता है, जनाब, मैं उस बच्चे की जमानत कराना चाहता हूँ। उसे आप छोड़ दीजिए प्लीज। उसकी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो, आपकी बात ठीक है। यहाँ दस्तखत करके उसको ले जाइए। जाइए। विक्रम रमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तुझे भूख लगी है? अरे लगी ही होगी। चल चल, तुझे मैं खाना खिलाता हूँ। विक्रम रमन को लेकर एक फूड प्लाजा में आता है। वो फूड प्लाजा विक्रम का ही होता है। वहाँ पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट फूड मिलते हैं। बेटा, बता तू क्या खाएगा? अब पिज्जा खाएगा? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने मेरी जमानत कराई, वही आपका एहसान है। अरे ये फूड प्लाजा मेरा ही है, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी खाना हो तू अपनी मर्जी से खा ले। मैं तुझे अपना समझकर ही कह रहा हूँ। रमन को विक्रम एक पिज्जा दिलाता है। रमन उस पिज्जा का एक टुकड़ा खाता है और फिर रख देता है। विक्रम ये देखकर रमन से पूछता है, क्या बात है रमन, तुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा क्या? तूने पहले ये कभी नहीं खाया होगा, है ना? रमन अपना सर हिलाता है, जिससे वो बताना चाह रहा होता है कि वाकई उसे वो लजीज नहीं लगा। मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी ने भी मेरे लिए खाना बनाकर रखा होगा। वो इससे कहीं ज्यादा लजीज होता है। मैं वही खाऊंगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, तुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और आज से तू रास्ते पर अखबार नहीं बेचेगा। देख, तुझे कल से मेरे फूड प्लाजा पर आना है और मैं तुझे काम दूंगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। विक्रम भी अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह वो बैठा सोच रहा होता है। वो बच्चा अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था। हालात की वजह से वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। उसका बचपन भी फिक्रमंदी में गुजर रहा है। ना जाने वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आज वो आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। वो अब काम न करे, उसे सिर्फ अच्छे से तालीम लेनी होगी। सुबह सुबह रमन विक्रम के फूड प्लाजा पर पहुंच जाता है। वो काम करने के लिए तैयार होता है। विक्रम उसे जैसे ही बोलता है कि वो उसकी तालीम कराना चाहता है, तो वो कहता है, नहीं, मैं अपनी तालीम अपने दम पर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ काम करवाओगे, मैं तभी आपकी मदद लूँगा। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे तू तो बहुत गैरतमंद है और ये बात बहुत अच्छी है। तो ठीक है, तो शाम को बावर्ची खाने में काम कर लेना और बचा हुआ खाना घर ले जाना, ठीक है? रमन ये मान लेता है और फूड प्लाजा पर काम करना चालू कर देता है। एक रात वो अकेले बैठकर बचा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। तभी विक्रम वहाँ पर आ जाता है और उसकी नजर रमन के पिज्जा पर पड़ती है। रमन, तुझे तो ये पसंद नहीं था। ये तू उसके ऊपर क्या डालकर खा रहा है? अब तुझे ये कैसी लग रही है? हाँ? ये एक कस्टमर ने ऑर्डर करके छोड़ दिया था और मेरी अम्मी ने मुझे टिफिन में तरबूज काट कर दिए थे, तो मैंने उसी तरबूज को इस पिज्जा के ऊपर डाल दिया। अब मुझे ये खाने में बेहद लजीज लग रहा है। अब ये लाजवाब हो गया है। विक्रम को रमन की ये बात बहुत ही अलग और यूनिक लगती है। उसे यहाँ एक नए तरह की पिज्जा बनाने का आइडिया आता है। वो रात भर बैठकर उस आइडिया पर काम करता है और अगली सुबह तरबूज पिज्जा के नाम से एक नए तरह के पिज्जा का लॉन्च करता है। पिज्जा बेहद लाजवाब होता है और बहुत ही जल्द विक्रम की दुकान तरबूज पिज्जा के लिए मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग विक्रम का तरबूज पिज्जा खाने आते हैं। विक्रम इन सब का श्रेय रमन को देता है। रमन, देखो तुम्हारा स्पेशल पिज्जा लोगों में कितना मशहूर हो गया है। तुमने ही मुझे तरबूज पिज्जा बनाने का आइडिया दिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पिज्जा से मुझे जितनी भी आमदनी होगी वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि इसके असली हकदार तो तुम ही हो। आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। ठीक है? जी भैया, ठीक है। इसके बाद रमन की तालीम भी अच्छे से हो जाती है और वो आगे चलकर जिंदगी में बेहद सफल होता है और वो अपनी अम्मी और विक्रम का नाम रोशन करता है।